डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज आपको चीन के संविधान के अंतर्गत चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की शक्तियाँ और इसके कार्य के बारे में बताया जाएगा। यानी चीन की जो राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस है उसके कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से उसके कार्य हैं। तो चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रमुख कार्य और शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 62 अर्थात 62 में किया गया है। यानी कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के जो भी कार्य हैं, जो भी शक्तियां हैं, उनका क्या है, चीन के संविधान के अनुच्छेद 62 में उल्लेख किया गया है। ये कार्य और शक्तियाँ निम्न प्रकार से हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम आता है, यानी कि कांग्रेस अपने पहले अधिवेशन में जनवादी कांग्रेस क्या होती है, अपनी कार्रवाई के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है। यानी सर्वप्रथम क्या होती है, जो ये कांग्रेस जो होती है, जब भी पहला अधिवेशन होता है अपनी कार्रवाई के संचालन हेतु एक प्रेसिडियम का चुनाव किया जाता है, जो भी कौन करता है, जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य आता है, यह संविधान में संशोधन का भी कार्य करती है। यानी संविधान में अगर संशोधन करना हो तो वो भी क्या है, जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा कार्य आता है, यह संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। संविधान का जो भी इम्प्लीकेशन करना है उसका निरीक्षण भी कौन करती है, सही हो रहा है या नहीं, उसका कार्य भी कौन करती है, जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। अगला आता है, यह फौजदारी, दीवानी तथा राज्य के विविध अंगों से संबंधित मूलभूत कानूनों का निर्माण व संशोधन करती है। ये चाहे फौजदारी हो, चाहे दीवानी हो, या राज्य के विविध अंगों से संबंधित कोई भी कानूनों का निर्माण करना हो, यानी कानूनों का निर्माण करने की शक्ति और सिर्फ किसके पास है, जनवादी कांग्रेस के पास ही है। अगर उन कानूनों में कोई संशोधन भी करना हो तो भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य आता है, जनवादी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। यानी जनवादी जो चीनी गणराज्य है उसके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी क्या है, जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। अगला आता है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद के प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के चयन का निर्धारण करना, जनवादी कांग्रेस की स्टेट काउंसिलर, मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव का प्रधानमंत्री द्वारा मनोनयन होने पर अंतिम रूप से चयन करती है। यानी इन सब का अंतिम रूप से चयन करने का अधिकार किसके पास है, जनवादी कांग्रेस के पास ही है। और जनवादी कांग्रेस जो है वो केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है तथा उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। और केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष को भी अगर निर्वाचन करना है तो वो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। और उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों को जो है आयोग के लिए चयन का कार्य भी कौन करती है, जनवादी कांग्रेस ही करती है। अगला आता है, यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति का निर्वाचन भी करती है। यानी सर्वोच्च जनवादी न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके सभापति का निर्वाचन भी जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य आता है, यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटर जनरल का निर्वाचन करती है। यानी यह क्या करती है, सर्वोच्च जनवादी जो है उसके प्रोक्यूरेटर जनरल का निर्वाचन भी करती है। अगला आता है, यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाओं की जांच व स्वीकृति प्रदान करती है। जो भी आर्थिक और सामाजिक विकास के जो भी योजनाएं बनती हैं उनकी जांच भी करती है और उनको में क्या करती है, उनको स्वीकृति भी प्रदान करती है। यह योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच भी करती है। अगला आता है, यह राज्य के बजट की जांच एवं
स्वीकृति प्रदान करती है। यह बजट के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदनों की भी जांच करती है। यानी बजट जो भी केंद्र सरकार का जो भी बजट होगा उसको क्या है, उसकी बजट की जांच करती है और उसको स्वीकृति भी प्रदान करती है, और उनके क्रियान्वयन संबंधी जो भी प्रतिवेदन आते हैं उनकी भी जांच की जाती है। किसके द्वारा? जनवादी कांग्रेस के द्वारा। अगला कार्य आता है, यह स्थायी समिति द्वारा लिए हुए अवांछित और अनुचित निर्णयों को बदल सकती है या उन्हें रद्द भी कर सकती है। मानी कोई स्थायी समिति बनी हुई है और उसके द्वारा कोई अनुचित निर्णय ले लिया गया तो उसको बदल सकती है या उन्हें रद्द भी कर सकती है। अगला कार्य आता है, यह नए प्रांतों, स्वायत्त प्रदेशों या नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए इसकी स्वीकृति भी आवश्यक होती है। यानी इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, तो उसकी स्वीकृति कौन देता है? जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही दी जाती है। यह विशेष प्रशासनिक प्रदेशों की स्थापना का निर्णय भी करती है। विशेष प्रशासनिक प्रदेशों की स्थापना करनी हो तो वो भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। यह युद्ध और शांति के प्रश्नों पर समुचित निर्णय लेती है। युद्ध और शांति से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं वो भी जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही लिए जाते हैं। यह उन सभी कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करती है जो कि राज्य के सर्वोच्च शक्तिशाली अंग के रूप में इससे अपेक्षित होता है। इन सब के अतिरिक्त कार्यों के अतिरिक्त भी संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस निम्न पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने का भी कार्य करती है, जिनमें नंबर 1 आता है, यह चीन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। यह प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्रियों, स्टेट काउंसलरों, मंत्रालयों तथा आयोगों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा स्टेट काउंसलर के महासचिव को भी उनके पद से हटा सकती है। नंबर अगला आता है, यह केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों को भी उनके पद से हटा सकती है। अगला है, यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति को उनके पद से हटा सकती है। अगला है, यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटर जनरल को उनके पद से भी हटा सकती है। यानी जिनको ये पद पर आसीन कर सकती है उन सभी को उनके पद से भी ये हटाने का कार्य अनुच्छेद 63 के अनुसार कौन कर सकती है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार चीन के राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा जो आपको कार्य बताए गए उन कार्यों को करती है, और यह क्या है, अपने आप में इससे जो भी कार्य अपेक्षित होते हैं उन सभी को शक्तिशाली अंग के रूप में जो भी कार्य इससे अपेक्षित होते हैं उन सभी कार्यों को किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। थैंक यू।